Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्त, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल के साथ आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं मनीष कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल में। यहां हम लोग 12th के संपूर्ण सिलेबस का संपूर्ण समाधान प्राप्त करेंगे, जिसमें आपको हैंड रिटेन नोट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे और इसके साथ ही सारे लेक्चर्स को, सारे चैप्टर्स को फोकस करके उनके सारे टॉपिक्स को भी कवर किए जाएंगे और ये सारे काम आपके एग्जाम से पहले कर दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, वंशागति और विभिन्नता या विविधता के सिद्धांत का बात हम लोग कर रहे हैं और इस चैप्टर का आज 5वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने पीछे 4 लेक्चर्स को कवर किया है, जिसमें आपको अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट, जिसमें मेंडल का एक्सपेरिमेंट, मेंडलवाद से विचलन, मल्टीपल एब्लिनिज्म, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सारे आपको पीछे के लेक्चर्स में मिलेंगे। वीडियो में आई बटन आपको शो हो रहा होगा, जिसमें आपको ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल मिलेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले उन सारे लेक्चर्स को देखें, ताकि इस लेक्चर्स में आपको ज्यादा समस्या नहीं हो। और इसके साथ ही अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी पढ़ाई एक बेहतरीन ढंग से चलती रहे। चलिए दोस्त, बिना लेट किए आज के इस बेहतरीन सा टॉपिक का हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है लिंग निर्धारण या सेक्स डिटरमिनेशन। क्या है, किस तरह से होता है और प्रोसेस इसका क्या है, इन सब चीजों के बारे में, सारे बातों के बारे में आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। केवल आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ताकि आपको इस बेहतरीन सा टॉपिक का बेहतरीन जानकारी आपको मिले। चलिए दोस्त, शुरू करेंगे। लिंग निर्धारण क्या होता है? तो कोई भी जो शिशु है, कोई भी शिशु जो अनबॉर्न है, जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है, उस शिशु के जन्म से पहले कि उस शिशु का लिंग निर्धारण हो जाता है कि जब वो शिशु जन्म लेगा तो वो नर होगा या मादा। तो यही जो प्रक्रिया है शिशु के जन्म से पहले उसके लिंग के पहचान की या उसके लिंग के तय होने की प्रक्रिया, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? लिंग निर्धारण। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? लिंग निर्धारण नाम देते हैं। और ये जो सेक्स डिटरमिनेशन है, ये 2 तरह से होता है। अभी तक आप जो लिंग निर्धारण पढ़े होंगे उसमें उम्मीदतः आप एक ही टाइप के लिंग निर्धारण का बात किए होंगे, जिसमें आप क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन को जान रहे हैं, जिसमें आप XX मादा के लिए, XY नर के लिए, अगर नर से Y, मादा से X आता है तो संतान का लिंग जो है वो नर होगा। मादा से और नर से दोनों से अगर X क्रोमोसोम आता है तो संतान का लिंग निर्धारण मादा की ओर होगा। बस यही आप जान रहे हैं। लेकिन यहां पर आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, वहां आपको एक दूसरा पहलू भी इसका दिखाया जाएगा जो लिंग निर्धारण का कार्य करता है। चलिए दोस्त, देखेंगे। सबसे पहला हमारे पास है क्या? क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन, यानी कि गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण किस तरह से होगा, इसके बारे में देखेंगे। अभी शुरुआत करेंगे, देखा जाएगा किस तरह से गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण होता है। इसके बाद जो हमारे पास नंबर 2 है, दूसरा नंबर, ये है पर्यावरणीय लिंग निर्धारण। पर्यावरणीय लिंग निर्धारण यानी कि कुछ जगहों पर
गुणसूत्र के द्वारा लिंग निर्धारण होगा और कुछ जगहों पर यह लिंग निर्धारण पर्यावरण के द्वारा होता है। कुछ जगहों पर लिंग निर्धारण गुणसूत्र के द्वारा होता है, जबकि कुछ जगहों पर लिंग निर्धारण पर्यावरण के द्वारा होता है। तो देखेंगे जरा कि किस तरह से जो पर्यावरण है ये लिंग निर्धारण का काम कर रहा है और किस तरह से गुणसूत्र लिंग निर्धारण का कार्य कर रहा है। तो नंबर 1 में हम लोग सबसे पहला लेते हैं गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण किस तरह से होता है। चलिए इस बात को समझने से पहले आप ये समझिए कि हमारे बॉडी में दो तरह का गुणसूत्र है, एक ऑटोसोम और दूसरा एलोसोम। एक जो ऑटोसोम है वो नर और मादा दोनों में एक ही तरह का है, जबकि जो एलोसोम है वही लिंग निर्धारण का कार्य करता है, जिसमें एक एक्स और एक वाई, यानी कि नर का अगर बात करें तो एक्स वाई और मादा का बात करें तो एक्स एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है। यह आपके साथ पीछे के लेक्चर में फर्दर डिस्कस किया गया है। चलिए गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण जो होगा, गुणसूत्र के द्वारा लिंग निर्धारण, यहां पर पुनः हम लोगों को दो स्थिति देखने के लिए मिलता है। जैसे अगर हम लोग अभी बात किए एक्स और वाई, तो ये विषम युग्मकी है, यानी कि असम युग्मकी। ये तो नर है, ये युग्मक कैसा है, नर का युग्मक है, और क्या है, असम युग्मक, यानी कि ये युग्मक एक समान नहीं है। लेकिन वही अगर हम लोग एक्स एक्स का बात करें तो ये क्या है, ये सम युग्मकी है और ये मादा का है, और ये हम लोग मानव में देख रहे हैं, ये पहले से जानते हैं। ठीक, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये विषम युग्मकी वाला स्थिति मादा में हो सकता है और ये सम युग्मकी वाला स्थिति नर के साथ हो सकता है। इस तरह से हम लोग लिंग निर्धारण में जो गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण है, यहां पर इसको हम लोग क्या करते हैं कि फर्दर दो भागों में बांटते हैं। क्या सब? तो सबसे पहला यहां पर हम लोग देखेंगे नर मेल हेट्रोगैमिटी और दूसरा देखेंगे फीमेल हेट्रोगैमिटी। नर विषम युग्मकी, अगर नर क्या है, विषम युग्मकी है, और दूसरा क्या है कि अगर मादा विषम युग्मकी है। एक क्या है, एक नर विषम युग्मकी है और दूसरा क्या है कि जो मादा है ये विषम युग्मकी है। एक क्या है, एक नर विषम युग्मकी है और दूसरे केस में मादा विषम युग्मकी है। नर के विषम युग्मकी का स्थिति क्या सब हो सकता है, ये जरा देखेंगे। तो नर के विषम युग्मकी का स्थिति हो सकता है कि अगर ये क्या है, ये फर्दर जो है आपको दो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या सब? तो एक्स 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 वाई टाइप जो मानव में है, एक्स 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 वाई टाइप मानव में है, ड्रोसोफिला में है, और दूसरा जो है यहां पर आपको मिलेगा एक्स एक्स और एक्स ओ टाइप, यानी कि यहां पर एक गुणसूत्र का अभाव है, एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप। ठीक है, मादा विषम युग्मकी का अगर हम लोग बात करें तो फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या सब? तो जेड 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 डब्ल्यू और दूसरा क्या है, जेड 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 ओ, यानी कि अब यहां पर पता चल रहा होगा कि ये नर विषम युग्मकी है, यानी कि ये जो विषम युग्मक है ये नर का है और यहां मादा विषम युग्मकी है, इसलिए ये वाला जो विषम युग्मक है ये क्या है, ये मादा का है। चलिए यहां तक का बात आपको सारा कंसेप्ट क्लियर है। तब आगे के बात को हम लोग अब शुरू करेंगे, जो लिंग निर्धारण मुख्य रूप से किस किस तरह से हो सकता है। पहला हम लोग ये देखेंगे एक्स 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 वाई टाइप, दूसरा एक्स 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 ओ टाइप देखेंगे, तीसरा जेड 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 डब्ल्यू टाइप देखेंगे,
और चौथा ZO टाइप देखेंगे। मुख्य रूप से आपको समझना ये है, बाकी तीनों आसान है, केवल यही आपका बेस है, इसको बेस बना करके चलेंगे, बाकी आपका फर्दर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। अब हम लोग आगे XY टाइप लिंग निर्धारण, XY टाइप, ठीक है, XY टाइप लिंग निर्धारण। तो देखेंगे जरा कि ये जो हमारे पास XX और XY टाइप का जीन है, यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि मेल जो है वो हेटेरोगैमिटी है, यानी कि दो अलग अलग गैमेट को, दो अलग अलग युग्मक को रख रहा है, लेकिन जो फीमेल वाला है वो क्या है, होमोगैमेटिक है, यानी कि एक जैसा युग्मक को कंटेन कर रही है, एक जैसे युग्मक को क्या कर रही है, रख रही है। XY टाइप जो है ये आपको देखने के लिए मिलेगा कहां, तो मानव में और ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला में ये आपको ये कंडीशन देखने के लिए मिलता है, इस तरह का ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। आपसे ये भी फर्दर ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है दोस्त कि किस में XX XY टाइप का लिंग निर्धारण होता है। चलिए अब देखिए जरा, ये हुआ कहानी। अब अगर नर दो टाइप के युग्मक को रख रहा है, X और Y को, तो ये क्या होगा कि दो तरह से युग्मकों को हम लोग बांट सकते हैं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं सर ये 22 प्लस X और ये 22 प्लस Y, 22 प्लस X और 22 प्लस Y। अब देखेंगे जरा, ये कहां से 22 कहां से आया, 22 कहां से आया, तो सर 22 तो 46 गुणसूत्र है ना मानव में। मानव में कितना गुणसूत्र है, 46 गुणसूत्र, तो 46 में से आधा इसके साथ गया और आधा इसके साथ गया। ये जो 22 जो है 22 प्लस 22 प्लस X जो है, इस युग्मक को हम लोग नाम देते हैं गाइनोस्पर्म। क्या नाम देते हैं, गाइनोस्पर्म। याद रखना है आपको। और जो ये वाला है गुणसूत्र, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोस्पर्म। ये 22 है, 22 आपको ये जेड नहीं समझना है, एंड्रोस्पर्म। बात समझ में आई कि मानव के नर में जो दो तरह का गुणसूत्र है वो क्या सब है, तो एक 22 प्लस X जिसको गाइनोस्पर्म कहेंगे, एक 22 प्लस Y जिसको हम लोग एंड्रोस्पर्म नाम देते हैं। यहां तक का कहानी क्लियर है आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब जरा कि शिशु का लिंग किस तरह का होगा, शिशु का लिंग किस तरह का होगा। देखिए जरा, यहां तक का बात हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग जब यहां आते हैं तो देखेंगे कि शिशु का लिंग किस तरह से होगा। यहां देखेंगे जरा, आप अभी तक जो पढ़े हैं वहां पर आपको इस तरह से बताया गया है दोस्त कि अगर नर से एक Y और मादा से अगर X आ रहा है और वो गुणसूत्र अगर संतान में स्थानांतरित हो रहा है, तो ये क्या होता है कि नर शिशु का निर्माण करता है। ठीक है, ठीक है। आगे दूसरे वाले में देखेंगे कि अगर नर और मादा दोनों से X और X आ रहा है, तब वो अगर आगे के जनरेशन में स्थानांतरित हो रहा है तो वो संतान मादा हो रही है। ठीक है, ये बात आप अभी तक पढ़े 10th तक, लेकिन यहां आप जरा यहां इससे ऊपर चलेंगे कि कारण तो आपको पता होना चाहिए ना कि प्रेजेंस ऑफ Y क्रोमोसोम काउज फॉर्मेशन ऑफ मेल बेबी। क्या कारण ऐसा रहा कि जिसके कारण, कौन सा ऐसा कारण है जो Y के उपस्थिति को नर युग्मक में यानी कि नर शिशु में परिवर्तित कर देता है, और कौन सा ऐसा कारक है जो X की उपस्थिति में उस शिशु के लिंग को मादा में स्थानांतरित कर देता है। तो इस बात को जरा ध्यान से समझेंगे। शिशु का लिंग यहां क्यों बनाया गया ये टॉपिक, इसका कारण देखिए जरा। हम लोग जनरली ये सोच तो रहे हैं कि X और Y, नर से मादा से X और
नर से वाय आया तो संतान का जो लिंग होगा वो हो जाएगा क्या, तो वो हो जाता है नर। लेकिन यहां देखेंगे शिशु का लिंग निषेचन के समय क्या होता है कि शिशु के लिंग का डिटर्मिनेशन होता है, डिटर्मिनेशन तय होगा। ध्यान देंगे जरा, तय हुआ कि डिटरमाइन हो गया, तय हो गया कब, निषेचन के समय कि शिशु का लिंग क्या होगा। कहोगे क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं दोस्त कि अगर यहां देखिए जरा, एक हम यहां पर एक टेबल के फॉर्म में आपको ये दिखा रहे हैं, फिर उसको मिटा दिया जाएगा। अब देखिए जरा कि ये अगर x और x है मादा और ये x और y है नर, ठीक है, तो यहां से एक x और यहां से एक y आया तो नर बेबी का फॉर्मेशन हुआ, और यहां से x और यहां से भी x आ गया तो मादा बेबी का फॉर्मेशन होगा। ये आप पहले से जान रहे हैं, ये गलत तरीका है। यहां जो अब आप देख रहे हैं, यहां ध्यान देंगे, ये बताया जा रहा है निषेचन हुआ है दोस्त, निषेचन हुआ तो अभी ये डिटर्मिनेशन हुआ, केवल तय हुआ है, निर्धारित नहीं हुआ है। बात समझ गए ना, तय हुआ है कि ये संतान नर बनेगा और ये संतान मादा बनेगी, यानी क्योंकि यहां एक्स वाई है और यहां एक्स एक्स है, तो इसका कारण क्या रहा होगा। तो ध्यान देंगे जरा कि निषेचन के समय यह तय हो गया कि शिशु का लिंग क्या होगा, क्योंकि अगर वाई की उपस्थिति है तो वो नर बेबी का निर्माण करेगा, ज्यादा चांस यही है, और एक्स एक्स है तो हो सकता है कि मादा बेबी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए क्यों होता है इसको जरा आप समझेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा और अपर लेवल में जाना है। संरचना, किसका संरचना सर, तो वाई गुणसूत्र का। किसका संरचना, तो वाई गुणसूत्र का। वाई गुणसूत्र का संरचना क्या होगा, वाई गुणसूत्र का ही संरचना दोस्त ये तय कर देता है, निर्धारित कर देगा कि संतान जो है वो नर होगा या मादा। किस तरह से, तो देखिए जरा, हमारा जो वाई गुणसूत्र है, यहां पर नर का जो वाई गुणसूत्र है, यहां पर एक क्षेत्र होता है एस आर वाई, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई। यहां हम लोग लिख देते हैं इसको सेक्स डिटरमिनेशन, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई। अब देखिए जरा, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई, यहां पर ये जो वाई गुणसूत्र में एक जो क्षेत्र है सेक्स डिटरमिनेशन, सेक्स डिटरमाइन रीजन, जो ये तय करता है कि ये शिशु नर होगा तो क्यों होगा, इसका कारण देखिए। अब इस एस आर वाई जो है, ये सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई, ये क्या करता है कि कोड करेगा एस आर वाई, कोड टीडीएफ। टीडीएफ ये क्या है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ध्यान देंगे जरा कि टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर को ये कोड करता है। अब सर क्या क्या कहां लेकर के चल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे जरा। ये थोड़ा सा बेशक आपके लेवल से अपर लेवल में हम लोग चल रहे हैं, लेकिन आप अगर इसको समझ लेंगे तो आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्यों वाई की उपस्थिति नर बेबी के निर्माण का कार्य करता है और क्यों एक्स की उपस्थिति मादा बेबी के निर्माण का कार्य करता है। चलिए दोस्त देखेंगे जरा क्या क्या है। क्या देखिए, निषेचन के समय यह तय हो गया कि शिशु का लिंग क्या होगा, और अगर वाई गुणसूत्र उपस्थित है, वाई गुणसूत्र उपस्थित है, तो इस वाई गुणसूत्र के ऊपर एक क्षेत्र होता है जिसको हम लोग सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई नाम देते हैं, और ये कोड करता है टीडीएफ को, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर को। अगर ये एस आर वाई किसी भी बेबी में प्रेजेंट है, किसी भी बेबी में ये एस आर वाई सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर को कोड कर देगा, और टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर के कोड होने के कारण, होने के कारण टेस्टिस क्या होगा, वृषण यानी कि टेस्टिस का निर्माण हो जाता है। और अगर वृषण का निर्माण हो गया तो वो शिशु 100% सर मेल होगा,
वो शिशु क्या होगा 100% मेल होगा। ये देखिए जरा कितना खूबसूरती से हम लोग कहां से चले हैं और कहां पहुंचे कि क्यों वाई की उपस्थिति नर शिशु के निर्माण का कार्य करता है, शायद अब आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर से एक बार देखिए जरा, ये एक्स 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 वाई टाइप देख रहे हैं, ह्यूमन ड्रोसोफिला में होता है। ह्यूमन के पास ह्यूमन हेट्रोगैमेटिक है यहाँ, इसलिए यहाँ इसके 22+X को हम लोग क्या कहेंगे गाइनोस्पर्म और 22+Y को क्या कहेंगे हम लोग एंड्रोस्पर्म। ये शिशु के लिंग का निर्धारण यही कर रहा है वाई वाला। कौन कर रहा है? वाई वाला, यानी कि नर का वाई गुणसूत्र ही शिशु के लिंग निर्धारण का कार्य करेगा। क्या किया? तो यहां पर निषेचन के समय ये डिटरमाइन हुआ कि शिशु नर होगा या मादा होगी। तो वाई गुणसूत्र के ऊपर क्या है कि एक SRY रीजन है, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, जो कोड करता है TDF को, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर को। जब ये वाई उपस्थित है तो SRY भी उपस्थित होगा। SRY उपस्थित है तो ये TDF को कोड भी करेगा, और जब ये TDF को कोड करेगा तो वृषण का निर्माण भी होगा, और अगर वृषण का निर्माण हो गया तो शिशु नर ही होगा। ये बात तय है। यहां तक का बात आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये वाई गुणसूत्र अनुपस्थित है तो ना SRY होगा, ना TDF का कोडिंग होगा, ना वृषण का निर्माण होगा, और ना ही नर बेबी का निर्माण होगा। बात समझ गए? तब कहोगे सर अभी तक आप जो यहाँ कह रहे थे कि यहाँ लिंग निर्धारण नहीं हुआ, तो लिंग निर्धारण कब होगा? तो अब हो जाएगा दोस्त कि यहाँ अगर वाई नहीं है तो SRY नहीं होगा, TDF नहीं होगा, TDF कोड नहीं होगा, और वृषण का निर्माण नहीं होगा। तो अब जो शिशु है वो मादा बन जाएगी, ये पहले से तय है। और अगर ये यहाँ है तो ये नर बेबी का निर्माण करता है। तो बस इसी तरह का लिंग निर्धारण यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। बात समझ गए? यहां तक का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब एक बार आपको समझ में आ चुका होगा कि ये किस तरह से लिंग निर्धारण हो रहा है। अगर हम लोग XY टाइप का बात करें तो ये है मादा। ये क्या है? मादा। यहां हम लोग दूसरा कलर यूज कर लेते हैं ताकि पता चले आपको। चलिए, ये है XX मादा और XY हो गया नर। अगर हम लोग इसको बांटे तो X और X, और अगर इसको बांटे तो X और Y। ठीक है, X और X, और यहां क्या हो गया? X और Y। ठीक, चलिए अब देखिए, अगर इस मादा से और इस नर से, इस मादा से X आता है तो इस मादा से तो X ही आएगा, क्योंकि मादा से तो Y क्रोमोसोम है नहीं। तो यहां से क्या होगा? X आ रहा है, और यहां से भी X आया तो X और X, यहां से आया X, यहां से आया Y तो XY, यहां से आया XX, और यहां से फिर आ जाएगा X और Y। बात समझ गए? तो ये लिंग निर्धारण है, इस तरह से होता है। यहां अब निषेचन हुआ है केवल, तो जहां पर ये Y वाला है, Y गुणसूत्र उपस्थित है, वहां पर SRY आएगा, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर को कोड करेगा, और ये शिशु जो है चेंज हो जाएगा नर में, और ये वाला जो शिशु है ये मादा में बदल जाता है। बात समझ गए? किस तरह से लिंग निर्धारण हो रहा है XX XO टाइप में, सॉरी XX XY टाइप में। अब हमारा ये वाला कंसेप्ट क्लियर है। अब हम लोग दूसरे नंबर की ओर बढ़ेंगे, XX XO टाइप। XX XO टाइप। चलिए आगे हमारा नया टॉपिक है XX XO टाइप। ये वाला XX XO टाइप कहां हो रहा है? तो इस तरह का लिंग निर्धारण आपको गोल कृमि और कीट में देखने के लिए मिलता है। गोल कृमि और कीट जिसमें इस तरह का लिंग निर्धारण मिलता है, वहां आप ध्यान देंगे हम लोग इस तरह से लिखेंगे ऑटोजोम, A4 ऑटोजोम, और प्लस यहाँ हम लोग नर लिख देते हैं, और फिर इसके बाद मादा लिख देते हैं। यहाँ क्या होगा? यहाँ ध्यान देंगे जरा, अगर नर का बात करें तो A प्लस X और A प्लस O, A प्लस X और A प्लस O।
ठीक है, क्योंकि नर हेट्रोगैमिट है, क्योंकि नर क्या है, हेट्रोगैमिट है। और यहां मादा का अगर बात करें तो A प्लस एक्स और A प्लस एक्स। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ चुकी होगी बात। अब देखिए जरा, इसको अगर हम लोग क्रॉस कराए तो क्या होगा, A प्लस एक्स और एक्स, यहां सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ। और इसको क्रॉस कराए तो A प्लस एक्स एक्स, इस दोनों को कराए तो A प्लस एक्स O। अब ये आपके लिए आसान है, काफी आसान है, A प्लस एक्स O, यानी कि ये ऑटोसोम यहां सेक्स का डिटर्मिनेशन हो चुका है। अब आगे जहां पर Y यहां नहीं है तो यहां पर ये वाला जो है मेल होगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो इस तरह का कंडीशन आपको या गोल्ड कृमि या इंसेक्ट यानी कि कीट में देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे, अगला जो हमारा है वो है ZW। ये तो मादा विषम युग्मकी का एग्जांपल है ना, ZW। तो यहां हम लोग क्या लिख देते हैं, मादा विषम युग्मकी, मादा विषम युग्मकी। अब आपको पता हो जाना चाहिए, यहां से आप आराम से बनाएंगे इस सब सारे क्वेश्चंस को। मादा विषम युग्मकी में आपको मिल रहा है नर और मादा, नर और मादा। नर का कंडीशन क्या है, तो AA प्लस ZZ, क्योंकि अभी नर क्या है, होमोगैमेटिक है, यानी कि एक जैसा युग्मक कंटेन कर रहा है। मादा क्या कर रही है, हेट्रोगैमेटिक है, एक से अधिक टाइप का जो गैमेट है वो कंटेन कर रही है। तो नर का अगर हम लोग बात करें तो यहां आपको क्या मिल जाएगा, A प्लस Z, यानी कि A प्लस Z और A प्लस Z। मादा में आपको मिलने वाला है क्या सब, A प्लस Z और A प्लस W। ऊपर वाले की तरह यहां भी आपको क्या करना है, क्रॉस करा देना है। तो ये क्या है, मादा विषम युग्मकी में ये यहाँ टॉपिक हम लोग नहीं बनाए, यहाँ टॉपिक ये क्या है आपका, ZW टाइप, ZW टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। ये आपको कहां मिलता है, तो पक्षी में मिलता है और कुछ रेप्टाइल्स में मिलता है, ये हम लोग लिख देते हैं। ये आपको याद रखना है, पक्षी एवं सरीसृप में, कुछ सरीसृप में, सभी सरीसृप में नहीं होता है, कुछ सरीसृप में आपको इस तरह का लिंग निर्धारण मिलेगा। दूसरा नंबर जो है ZO। नंबर 2 में क्या हमारे पास, Z और ZO टाइप लिंग निर्धारण। ये जो Z और ZO टाइप लिंग निर्धारण है ये आपको देखने के लिए मिलता है कहां सब, तो बटरफ्लाई में और मॉथ्स में। बटरफ्लाई मतलब तितली, बटरफ्लाई एंड मॉथ्स में। ये एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कहां प्रेजेंट है इस तरह का लिंग निर्धारण, ये आपके लिए जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि ये बटरफ्लाई और मॉथ्स में आपको मिलेगा। तो यहां लिखेंगे अगर हम लोग, तो यहां नर और मादा, तो नर के लिए आपको क्या मिलेगा, A प्लस Z। मादा के लिए क्या मिलता है, A प्लस Z और A प्लस O। ठीक है ना, A प्लस Z और A प्लस O। अब आप क्या करेंगे, इस सारे को ऊपर वाले की तरह एक एग्जाम्पल आपको बता दिया गया है, इसी तरह से सारे को क्रॉस कराएंगे और रिजल्ट आपके सामने होगा। 50% जो लिंग जो तय होगा वो नर और 50% जो है वो मादा। बात समझ गए ना। तो इस तरह का कंडीशन आपको यहां क्या होता है, देखने के लिए मिल जाता है। बात समझ गए। तो इसी तरह से लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा, या हम लोग इस तरह से सक्सेसफुली गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण दोस्त क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सर पर्यावरणीय लिंग निर्धारण। पर्यावरणीय लिंग निर्धारण। चलिए आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है पर्यावरणीय लिंग निर्धारण। ध्यान देंगे, इस पर्यावरणीय लिंग निर्धारण में क्या है
कि प्रक्रिया तो बहुत सारा, पर्यावरण का ऐसा बहुत सारा फैक्टर है जो इस लिंग निर्धारण पे कार्य कर सकता है, लेकिन जो मुख्य है, जो महत्वपूर्ण है, उसी को हम लोग देखेंगे। यहाँ सबसे पहला मादा के साथ जुड़ा सी का जो लार्वा है, जो सी लार्वा ऑफ सी वर्म वोनीलिया जो है, सी वर्म वोनीलिया, उसका लार्वा अगर क्या है कि मादा के संपर्क में हो सकता है या नर के संपर्क में हो सकता है, क्योंकि अगर शिशु है किसी भी जीव का तो या तो मादा के संपर्क में होगा या नर के संपर्क में। तो एक, अगर पहला नंबर में अगर वो मादा के संपर्क में है तो उस शिशु का जो निर्माण होगा वो नर के रूप में हो जाता है, नर के रूप में हो जाता है। और अगर वो मादा के संपर्क में नहीं है तो वो क्या होगा कि मादा के संपर्क में अगर नहीं है तो मादा का निर्माण होगा। ध्यान देंगे जरा क्या कहा गया है, कहा यह गया कि सी वर्म वोनीलिया का अगर हम लोग अध्ययन करें तो अगर उसका शिशु मादा के संपर्क में है तो वो नर के रूप में विकसित होगा, और अगर वो नर के संपर्क में है, अगर मादा के संपर्क में नहीं है तब वो मादा के रूप में क्या होता है, विकसित होता है। अंडे का आकार, अंडे के आकार का अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग डायनोफिलस में, ये भी सी वर्म का ही एक एग्जांपल है, डायनोफिलस। ये वोनीलिया में हम लोग बात किए, यहां हम लोग लिख ही लेते हैं सी वर्म वोनीलिया, और यहां हम लोग बात कर रहे हैं किसका, अंडे के आकार में डायनोफेल्स। किसका बात किए, डायनोफेल्स या सीवर्म डायनोफिलस, सॉरी फेल्स नहीं, फीलस, ये यू है, डायनोफिलस। देखिए जरा अंडे के आकार, अगर अंडा का आकार बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, तो सी वर्म डायनोफिलस अगर है और इसके अंडे का आकार अगर बड़ा है तो ये मादा में शिशु इसका विकसित होगा, और अगर छोटा है तो ये जो शिशु होगा उसका विकास नर के रूप में होता है। यहां पर आप ये सब सारा बात आपको याद ही रखनी है, क्योंकि इस सब पे हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं और ना ही देख सकते। अगर आप कहीं देख सकते हैं तो वहां उसके आस पड़ोस में देखिए तो इस तरह का कंडीशन आपको मिलता है। चलिए इसके बाद इनक्यूबेशन पीरियड, यानी कि जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर भी आप इसको कह सकते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे जरा, जैसे इंक्यूबेशन किसको कहा जाता है, जैसे अगर कोई पक्षी है तो वो अपने अंडे के ऊपर लगातार बैठे रहती है, एक गर्माहट, एक टेम्परेचर मेंटेन रखती है, उसको हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन कहेंगे। इस तरह के कंडीशन में आपको अलग अलग तरह से लिंग निर्धारण देखने के लिए मिल सकता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल का बात करें, एग्जाम्पल ले ले तो टर्टल, जो कछुआ है, कछुआ, ठीक है, तो कछुआ जो है, कछुआ यहां पर अगर टेम्परेचर 28 डिग्री है, 28 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो ये मेल में विकसित होता है। इसका शिशु अगर कछुए के अंडा को 28 डिग्री टेम्परेचर में रखे तो ये मेल में विकसित होगा, और अगर इससे अधिक 33 डिग्री या इससे अधिक पे रखा जाए तो ये फीमेल में विकसित होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग अमेरिकन एलिगेटर का बात करें तो वहां पर आप देखेंगे कि अगर 30 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है तो वो फीमेल में, और अगर 34 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पर रखा जाता है तो उसका शिशु नर में विकसित होता है। ठीक है, तो यही कहानी है सेक्स डिटरमिनेशन का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा कहानी बेहतर ढंग से क्लियर हो चुका होगा। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आज का सभा हम लोग यही खत्म करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इसके साथ ही हम लोगों को भी एनर्जी मिले ताकि आपके लिए और एनर्जी के साथ कार्य किया जा सके।
तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।